आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग मुख्य रूप से आज पढ़ेंगे, आज के लेक्चर होगा, आज के वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस हेडिंग की महत्व आप इतना समझिए कि चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो, या चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और बिना इस हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुए ना तो आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ना ही इनऑर्गेनिक में आगे स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन जानना जरूरी ही है। बिना हाइब्रिडेशन जाने आप कुछ नहीं कर सकते। और हाइब्रिडेशन में बहुत बच्चों की बहुत समस्याएं होती हैं, सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं आपको एक ऐसे ट्रिक या किसी जुगाड़ की बात करूंगा जिस जुगाड़ के माध्यम से दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसकी आप हाइब्रिडाइजेशन चंद सेकंडों में निकाल देंगे। तुरंत आप निकाल देंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे और बता देंगे इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, उसकी बात करेंगे। पहली बात, यह हाइब्रिडेशन क्या होता है? सर ये काल्पनिक प्रोसेस है और काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन सर इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, एक कल्पना की गई कि ऐसा हो सकता है, इस कारण से इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल प्रोसेस। इसके बारे में सबसे पहले बात किया था दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था पाउलिंग और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्लेटर। पाउलिंग और स्लेटर दोनों साहब ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया। इन्होंने बताया कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसमें क्या हो सकता है। आप एक बात और समझ जाइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल पे लागू होगा, किसी आइसोलेटेड एटम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी आइसोलेटेड एटम पर यह लागू नहीं होगा। सिर्फ बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। दूसरी बात पूछा जाता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन में क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर केवल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो कुछ बातें क्लियर कर लीजिए आप। सर हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल है, किसने दिया? पाउलिंग स्लेटर ने। इन्होंने कहा सर ये किस पर लागू होगा, किस पे मिक्सिंग होती है, कौन इन्वॉल्व होता है? तो बताएंगे केवल एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल एस हो, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल पी हो, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल डी हो, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल एफ हो, कभी भी इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्सिंग किसकी बात करेंगे? सर एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब होता क्या है थोड़ा उसको समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसकी बात करना चाहता हूं। मान लो बाबू ये कार्बन है और कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है। आप सभी को मालूम है कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और साथ में 2p2। हम 1s2, 2s2, 2p2 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का ये न्यूक्लियस होगा बेटा, न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट्स होंगे और जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा उसके अंदर 1s ऑर्बिटल होगा, इस 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर ये दूसरा ऑर्बिट होगा कार्बन का, इसमें 2s ऑर्बिटल भी होगा और इस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें सर 2p ऑर्बिटल भी होगा, इस 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप ध्यान से देखें कि यहां पे 2 लिखा है, इस 2 का क्या मतलब है? सर s के पीछे भी 2 लिखा है, p के पीछे भी 2 लिखा है, यह ऑर्बिट को बताता है। मतलब ये 2s ऑर्बिट है, ये s ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद है, ये p ऑर्बिटल भी सेकेंड ऑर्बिटल में मौजूद है, और ये s के पीछे 1 लिखा है, इसका मतलब ये s का ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिटल में मौजूद है। सर होता क्या है, आगे बात करिए। क्या बेटा s के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसको जरा समझिए। 1s लिखा है तो इसका मतलब है कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। सर 2s2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये लिखा है बेटा 2p, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 2p जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। आपको मालूम है ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब ये अयुग्मित है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताई गई थी कि सर किसी एटम में
जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी वैलेंसी होगी, और वैलेंसी जितनी होगी उतने वो नंबर आप कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 2। कोई पूछेगा आपसे क्यों 2 ही बनाएगा, बोलेंगे वैलेंसी 2 है। अगला क्वेश्चन आएगा इसकी वैलेंसी 2 ही क्यों है, बताएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब देखा गया तो देखा गया कि सर कार्बन तो CH4 भी बनाता है, कार्बन तो CCl4 भी बनाता है। आप कह रहे हैं कि कार्बन केवल 2 अनपेयर्ड है तो 2 एटम से जुड़ेगा, लेकिन कार्बन तो CH4 में 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, CCl4 में यही कार्बन 4 क्लोरीन से जुड़ा है, तो 4 एटम से कैसे जुड़ गया, इसकी वैलेंसी 4 कैसे हो गई? तब उसी बारे में पाउलिंग और स्लेटर ने हमको समझाया। पाउलिंग स्लेटर ने कहा कि सर वास्तव में ये हुआ कि ये जो सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p दोनों थे, सर ऑर्बिट सेम था तो इन दोनों की एनर्जी भी लगभग सेम थी। सर 2s की जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी 2p की थी, थोड़ा बहुत अंतर था। ऑर्बिट सेम होने के कारण इनकी एनर्जी लगभग सेम थी, और जब एनर्जी सेम थी तो ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स कर गए, और जब मिक्स कर गए, मिक्स करने का मतलब मिल गए, तो s के अंदर 1 ऑर्बिटल और p के अंदर 3 ऑर्बिटल, ये 2 मिल गए, तो मिलने के बाद टोटल अब हो गए 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा? 4। और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 2 और 2 4, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये s ऑर्बिटल है, और ये तीनों यहां से यहां तक कौन सा ऑर्बिटल है? p। तो आप बताएंगे कि सर ऑर्बिट जब सेम होता है तो अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होती जरूर है, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो अंतर ज्यादा ना होने के कारण सेम ऑर्बिट में उपस्थित अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाते हैं, आपस में कंबाइंड कर जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इनके जुड़ने के परिणाम स्वरूप एक नया ऑर्बिटल का सेट बनता है। उस नए ऑर्बिटल के सेट में अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही संख्या उनकी वैलेंसी होगी, और जितनी वैलेंसी होगी उतने एटम से वो जुड़ जाते हैं। तो यहां पे ये कार्बन 4 हाइड्रोजन या 4 क्लोरीन से इसीलिए जुड़ता है क्योंकि ओवरलैपिंग या मिक्सिंग के परिणाम स्वरूप 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हाइब्रिडेशन के यहीं पे पाउलिंग और स्लेटर ने परिभाषा दे दिया। इन्होंने कहा सर 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्बिटल, 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग आपस में बराबर होती है, और जब लगभग आपस में बराबर होगी तो ये सभी लोग आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे, मिलेंगे। मिलने के बाद एक नया ऑर्बिटल का सेट बना देंगे, और इस नए ऑर्बिटल का जब सेट बनेगा तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और इस नए बने ऑर्बिटल को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसकी हिंदी में डिफिनेशन दिया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन के परिणाम स्वरूप, संयोग के परिणाम स्वरूप एक नया ऑर्बिटल का सेट प्राप्त होता है, उस नए ऑर्बिटल के सेट को संकर ऑर्बिटल, हिंदी में संकर ऑर्बिटल, इंग्लिश में हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इंग्लिश में परिभाषा कैसे देते हैं? When 2 or more than 2 atomic orbitals, when 2 or more than 2 atomic orbitals of same orbit, एक ही ऑर्बिट में होना चाहिए, of same orbit are combined together to give a new set of atomic orbital which is called as hybrid orbital, and this process is called as hybridization। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए 1s इससे ओवरलैप नहीं कर सकता? कहा नहीं बेटा, 2s और 1s में एनर्जी का ऑर्बिट का अंतर हो गया तो एनर्जी का अंतर हो जाएगा। ये सेम ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी, 1s अलग है तो इनके साथ इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, इनके साथ इनका मिलन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। दूसरी बात पूछा जाता है कंपटीशन में कि सर ओवरलैपिंग जो आप बता रहे हैं क्या केवल एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है? का बिल्कुल होती है। क्या इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन नहीं होता? का नहीं होता। सिर्फ आप याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर केवल एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होगी। किसकी मिक्सिंग होगी? सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के। सर ये बात तो समझ में आ रही है। अब आपने कहा कि सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे बात होती है कि सर ये बताइए हम लोग कैसे जानेंगे कि किस मॉलिक्यूल की कितनी हाइब्रिडेशन होगी?
और किस स्ट्रक्चर में कौन से एटम की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या बेटा उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, थोड़ा इस इधर देखना बेटा हल्का सा। हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग इतना जानते हैं कि अगर हम लोगों को कभी भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम चल जाए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम चल जाए, शॉर्ट में इसको NHO बोलेंगे। अगर ये NHO मालूम चल जाए तो निश्चित रूप से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता लेंगे। अगर NHO की वैल्यू बेटा कभी भी मान लो 2 आ जाए तो समझ जाना वहां पे हाइब्रिडेशन sp है। अगर 3 आ जाए तो समझ जाना sp2 है, और 4 आ जाए तो समझ जाना sp3 है। 2 आएगी तो sp समझना, 3 आएगा तो sp2 समझना, 4 आएगा तो sp3। सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो मिक्सिंग के परिणाम स्वरूप जो ऑर्बिटल बना है उस ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। यह हाइब्रिड 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, कितना होगा ये डिपेंड कैसे करेगा, कैसे निकालेंगे उसको। क्या बेटा उसके निकालने के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सर, जब भी NHO निकालना होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ले लीजिएगा और सिग्मा बॉन्ड में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड तो जानते हो ना, सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता है। तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक होगा। याद रखना, सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होगा। तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेटा, एक होंगे। सर ये लोन पेयर क्या लिखा है आपने, सिग्मा बॉन्ड तो चलिए समझ में आ गया, लोन पेयर क्या होता है। क्या बेटा अगर जैसे मान लो ये CH4 लिखा है, तो CH4 लिखा है तो इसमें इस मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा है जिनकी संख्या बहुत कम है। सर जिस एटम की संख्या कम होगी उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। सेंट्रल एटम जैसे यहां पे कार्बन है, मैं ऐसे लिख दूंगा तो यहां पे अमोनिया सेंट्रल एटम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या कम है तो ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। सर वाटर में बताइए जरा, तो वाटर में ऑक्सीजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। सर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन तुमको मालूम होना चाहिए कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में पाया जाता है, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के जब लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना देगा। चारों इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना देगा तो इस कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो बोलेंगे यहां लोन पेयर एब्सेंट है, मतलब लोन पेयर है ही नहीं। लेकिन नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में पाया जाता है। नाइट्रोजन अगर पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में होगा तो बेटा इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक लोन पेयर बोलते हैं। तो बताओगे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6ठे ग्रुप में पाया जाता है। मैंने बताया जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन अगर चौथे ग्रुप में है तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन अगर 5वें ग्रुप में है तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन यदि 6ठे ग्रुप में है तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन यदि 7वें में है तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में पाया जाता है तो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर हो गए बेटा, 2 लोन पेयर। इस प्रकार से लोन पेयर हम लोग निकाल देंगे। सर ठीक है, लोन पेयर निकालना सीख जाएंगे। आपने कहा NHO निकाल लो। NHO अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस फार्मूले से आप निकाल दोगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, शॉर्ट में NHO बोलेंगे। मैंने कहा अगर NHO की वैल्यू बेटा कभी भी 2 आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp होगा। अगर कभी भी वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होगा। कोई आपको स्ट्रक्चर दे देगा और स्ट्रक्चर देने के बाद पूछेगा बताओ चलो हाइब्रिडेशन इसमें कितनी है। जैसे एग्जांपल के रूप में ये देखो बेटा, मान लो तुमसे कह दे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, या मान लो सिंगल बॉन्ड आपसे पूछ दे सपोज करो CH3, कुछ भी पूछ सकता है। नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4।
तुमसे कहेगा कि ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकेंड है, ये कार्बन नंबर थर्ड है, ये कार्बन नंबर फोर्थ है। चलो मुझे बताओ सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और साथ में ये सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच है। ये तीनों हाइड्रोजन भी कार्बन से सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच होंगे। क्या इस CH3 को बेटा बताओ मुझे सोच के, क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूं CHHH? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? क्या कार्बन से 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया मैंने। अब इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन है तो इधर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा। तो ये कार्बन कितने सिग्मा से घिरा है? 1 2 3 4। मैंने कहा 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यहां फार्मूले में NHO निकालना है तो 4 सिग्मा जोड़ देना और प्लस लोन पेयर करना है। आपको मालूम है कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, चारों बॉन्ड बना दिया तो अब इसके पास लोन पेयर एब्सेंट हो जाएगा, तो लोन पेयर 0 रख देना। तो इसका ऑप्शन निकालोगे तो क्या लिखोगे? NHO। इसके लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे? NHO बराबर सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा है प्लस लोन पेयर 0, 4 प्लस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडेशन इसकी क्या निकल के आ जाएगी? sp3। तो कोई आपसे पूछेगा इस कार्बन के हाइब्रिडेशन बताओ तो बता दोगे sp3। लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ये C1 इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी। C1 का मतलब फर्स्ट कार्बन। उसी तरह इस कार्बन की बताओ देख के, तो सर इधर एक सिग्मा होगा, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा होगा। हाइड्रोजन है तो इसको इस तरह दिखा सकते हो, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, मैंने बताया है। तो एक सिग्मा डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा ये पीछे कार्बन के साथ, एक 2 1 3 सिग्मा है। तो यहां फार्मूले में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बदले 3 रख देना, 3 रख देना। यहां भी लोन पेयर एब्सेंट होगा तो 3 प्लस 0 कर देना तो ये वैल्यू 3 आएगी। 3 का मतलब बताया मैंने हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तो इसका मतलब C2 की आपके हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा? sp2 निकल के आएगा। ठीक उसी प्रकार से आपसे तीसरे कार्बन की पूछेगा और तीसरे कार्बन की पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सर तीसरा कार्बन भी देखिए ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से, इधर पीछे सिग्मा बॉन्ड से। तो ये एक सिग्मा, हाइड्रोजन वाला एक सिग्मा, 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा मिलाकर 3 सिग्मा। 3 सिग्मा हो गए, लोन पेयर यहां भी एब्सेंट है तो 3 प्लस लोन पेयर 0 अगर रखोगे तो 3 प्लस 0 3 होता है। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। C3 का भी sp2 आ जाएगा। चौथा कार्बन को देखो, 3 सिग्मा और एक इधर सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। तो ये sp3 है, ये sp3 है, ये दोनों क्या है? sp2 sp2 है। इस प्रकार से बता लेंगे, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? कोई दूसरा एग्जांपल को बताइए सर आप। जैसे मान लीजिए आप इस कंपाउंड को देखिएगा, मैं सेकेंड एग्जांपल को समझा रहा हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें आपसे कोई पूछे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इस कार्बन के हाइब्रिडेशन क्या बताएंगे? आप देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड नाइट्रोजन है, तो 2 कार्बन की चेन है। इथेनामाइड यहाँ पे देखिए एमाइड है, इथेनामाइड बोलेंगे। पहले कार्बन के हाइब्रिडेशन क्या होंगे? सर इधर सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन से भी 3 सिग्मा ही होंगे, 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कार्बन पे लोन पेयर एब्सेंट होगा तो 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 रख दोगे तो 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा sp3। ये 1 सिग्मा 3 सिग्मा ये मिला के 4 सिग्मा sp3 आ जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा का मतलब मैंने बताया है sp3 आएगा। अब दूसरे वाले कार्बन को देखिए, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा का मतलब C2 कार्बन के हाइब्रिडेशन कोई पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? sp2 बताइएगा, क्योंकि 3 सिग्मा है। अगर मान लीजिए कोई ऑक्सीजन की पूछे आपसे इसकी, तो ऑक्सीजन को देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है तो यहाँ 1 सिग्मा रख दीजिएगा। मैंने बताया कि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6ठे ग्रुप में है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर दिया, इस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर है, तो 1 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है। यहाँ फार्मूले में रखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 1 प्लस लोन पेयर बराबर 2, तो 1 और 2 मिलकर कितना होगा? 3 होगा। और 3 जब संख्या NHO की आएगी तो मतलब हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा, तो यहाँ पे sp2 कर दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से आप NH2 का निकाल के देखिए। आप NH2 में क्या करेंगे? सर ये NH2 में निकालिए ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में सर होता है,
तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, 1 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर होगा? 1 लोन पेयर। तो सर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया नाइट्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 1 लोन पेयर बच गया। अगर कोई आपसे नाइट्रोजन का आवेशन पूछेगा तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर फार्मूला लगा दीजिएगा। 1 सिग्मा इधर है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा होंगे, 2 और 1 मिलाकर 3 सिग्मा, तो यहाँ पे 3 रख दीजिएगा। लोन पेयर के बदले आप 1 रख दीजिएगा। 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगी, और 4 का मतलब बेटा हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बता देंगे। कोई और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कोई और एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो सबका यही आएगा, बहुत आसान होता है, ये सब बहुत कठिन उठिन नहीं होता है। जैसे इधर देखो बेटा, आराम से देखना। मान लीजिए कोई आपसे कंपाउंड कह दे C2H5 ऑक्सीजन, C2H5, क्वेश्चन लोग पूछते हैं इसका नाम डाई एथिल ईथर नाम है इसका। कोई पूछेगा ऑक्सीजन की बताइए सर हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको इतना तो मालूम है ना कि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6ठे ग्रुप में होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 का मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। तो ये 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर, फार्मूला में रख दो, 2 सिग्मा बॉन्ड के बराबर 2 प्लस 2 लोन पेयर, 2 और 2 कितना होगा? 4 होगा। तो हाइब्रिडेशन का कितना निकल के आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। कोई पूछे क्या हाइब्रिडेशन है तो बता देना sp3 है। देखो कितना आसान है, बस चुटकी में लगाना है तुमको। कोई भी कंपाउंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड आपसे पूछ दे, कह दे HO और यहाँ पे S सल्फर लगा दे, मान लीजिए यहां भी सल्फर लगा दे, ये O लगा दे, H लगा दे। इसमें क्या है बेटा? ये मुझे सल्फर क्या हाइब्रिडेशन बताइए आप। तो देखो सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है सर? यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 3 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3 आएगा। बता दे रहा sp3 आएगा। ऐसे ही तो बताना होता है, बहुत आसान है बेटा। ये आप जब भी कभी हाइब्रिडेशन आपसे किसी स्ट्रक्चर के अंदर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का पूछेगा, फार्मूला लगा दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके क्वेश्चन हमेशा निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइब्रिडेशन के बारे में बात करूंगा कि मॉलिक्यूल को देखकर कैसे बता देंगे आप, कैसे मॉलिक्यूल को देखकर बता देंगे कि इस मॉलिक्यूल की इतनी हाइब्रिडेशन है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।